किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन की जन्मशती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन। स्वामीनाथन को समर्पित सिक्का और डाक टिकट किया जारी। प्रधानमंत्री ने स्वामीनाथन के सम्मान में की एमएस स्वामीनाथन खाद्य एवं शांति पुरस्कार की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमएस स्वामीनाथन जन्मशती पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा कि किसानों का हित है हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता। भारत अपने किसानों, पशुपालकों और मछुआरों भाई बहनों के हितों के साथ कभी नहीं करेगा कोई समझौता। एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अवसर पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जब तक नहीं मिलेंगे विज्ञान और किसान, तब तक सही दिशा में नहीं चलेगी खेती। कृषि मंत्री ने कहा कि चावल उत्पादन में देश है आत्मनिर्भर। सरकार सहकारिता आधारित श्वेत क्रांति 2.0 के तहत अगले 5 वर्षों में दूध की खरीद में 50% वृद्धि के लिए कर रही है काम। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि इसमें 2 लाख बहुउद्देशीय सहकारी समितियों की स्थापना भी है शामिल। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पूसा में एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन का विषय सदाबहार क्रांति, जैव खुशहाली का मार्ग, प्रोफेसर स्वामीनाथन के सभी के लिए भोजन सुनिश्चित करने के प्रति आजीवन समर्पण को प्रदर्शित करता है। उन्होंने इस अवसर पर उपस्थित जन समूह को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है और भारत अपने किसानों, पशुपालकों और मछुआरों भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन को समर्पित एक स्मारक सिक्का और शताब्दी स्मारक टिकट जारी किया। स्वामीनाथन की विरासत का सम्मान करने के लिए एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन और विश्व विज्ञान अकादमी के साथ मिलकर एमएस स्वामीनाथन खाद्य एवं शांति पुरस्कार की शुरुआत की गई। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने इस पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता नाइजीरिया के प्रोफेसर आर्डले को पहला पुरस्कार भी प्रदान किया। ये अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार विकासशील देशों के उन व्यक्तियों को सम्मानित करेगा जिन्होंने वैज्ञानिक अनुसंधान, नीति विकास, जमीनी स्तर पर सहभागिता या स्थानीय क्षमता निर्माण के माध्यम से खाद्य सुरक्षा में सुधार और कमजोर और हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए जलवायु न्याय, समानता और शांति को आगे बढ़ाने में उत्कृष्ट योगदान दिया है। पीएम ने कहा कि डॉक्टर स्वामीनाथन ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने का अभियान चलाया। उन्होंने सदा हमारे किसानों को जागरूक करने का काम किया। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं
कि डॉक्टर स्वामीनाथन को हमारी सरकार में भारत रत्न से सम्मानित करने का सौभाग्य मिला। साथियों, डॉक्टर स्वामीनाथन ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने का अभियान चलाया, लेकिन उनकी पहचान हरित क्रांति से भी आगे बढ़कर थी। वो खेती में केमिकल के बढ़ते प्रयोग और मोनोकल्चर फार्मिंग के खतरों से किसानों को लगातार जागरूक करते रहे। यानी एक तरफ वो ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे और साथ ही उन्हें एनवायरमेंट की, धरती मां की भी चिंता थी। दोनों के बीच संतुलन साधने और चुनौतियों का समाधान करने के लिए उन्होंने एवर ग्रीन रिवॉल्यूशन का कंसेप्ट दिया। उन्होंने बायो विलेज का कंसेप्ट दिया, जिसके जरिए गांव के लोगों और किसानों का सशक्तिकरण हो सकता है। उन्होंने कम्युनिटी सीड बैंक और अपॉर्चुनिटी क्रॉप्स जैसे आइडियाज को बढ़ावा दिया। एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अवसर पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जब तक विज्ञान और किसान नहीं मिलेंगे तब तक खेती सही दिशा में नहीं चलेगी। कृषि मंत्री ने कहा कि चावल उत्पादन के मामले में हम आत्मनिर्भर हैं। विज्ञान और किसान जब तक नहीं मिलेंगे तब तक खेती सही दिशा में चलेगी नहीं। और उन्हीं की प्रेरणा से एक नहीं अनेकों अभियान चल रहे हैं आज भी। उसमें एक आधुनिक कृषि चौपाल और दूसरा विकसित कृषि संकल्प अभियान चला था, जिसमें 2170 टीमें वैज्ञानिकों की 64,000 से ज्यादा गांव गई और 1 करोड़ से ज्यादा किसानों के साथ सीधा संवाद किया। मैं आज केवल अंत में इतना कहना चाहता हूं, हम प्रधानमंत्री जी को सुनेंगे कि जहां तक भारत का सवाल है, आज हम राइस के मामले में सरप्लस है, रखने की जगह नहीं है। गेहूं में हम आत्मनिर्भर हैं और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन देने का काम हो रहा है। अब देश में कोई भूखा नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन की जन्मशती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर लिखा कि भारत रत्न डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन की जन्मशती पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि। वे एक महान कृषि वैज्ञानिक और भारत की हरित क्रांति के पीछे की दूरदर्शी शक्ति थे। उनके अग्रणी कार्यों ने न केवल भारत को खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि अनगिनत किसानों का उत्थान भी किया और ग्रामीण भारत का कायाकल्प किया। डॉक्टर स्वामीनाथन की वैज्ञानिक उत्कृष्टता की विरासत और किसानों के कल्याण के प्रति गहरी प्रतिबद्धता समावेशी और सतत विकास की दिशा में राष्ट्र की यात्रा को प्रेरित करती रहती है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार सहकारिता आधारित श्वेत क्रांति 2.0 के तहत अगले 5 वर्षों में दूध की खरीद में 50% वृद्धि के लिए काम कर रही है। शाह ने संसदीय सलाहकार समिति की दूसरी बैठक की अध्यक्षता करते हुए बताया कि इसमें 2 लाख बहुउद्देशीय सहकारी समितियों की स्थापना का लक्ष्य भी शामिल है और इस दिशा में अब तक 15,691 नई डेयरी सहकारी समितियां पंजीकृत की जा चुकी हैं। मंगलवार को नई दिल्ली में सहकारिता कमेटी की बैठक में अमित शाह ने बताया कि सहकारिता मंत्रालय द्वारा पिछले 4 वर्षों में 100 से अधिक पहले की गई, जिनमें डिजिटल सुधार, नीतिगत परिवर्तन, वित्तीय सहायता और संस्थागत निर्माण शामिल है। त्रिभुवन कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया और ये यूनिवर्सिटी सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण को एकीकृत करेगी तथा इसके लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करेगी। और इसके साथ ही अमित शाह ने बताया कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और 15 राज्यों की यूनियनों ने डेयरी समितियों में बायोगैस प्लांट लगाने के लिए भी समझौते किए हैं।
पर्यावरण एक्शन प्लान के तहत दिल्ली सरकार ने वन महोत्सव के अंतर्गत एक अनोखा वृक्षारोपण अभियान चलाया है और इसका उद्देश्य पूरे साल में 70 लाख पौधे लगाकर शहर की हरियाली को बढ़ाना और प्रदूषण को कम करना है। बता दें कि दिल्ली में 12वें दिन वायु गुणवत्ता में काफी सुधार देखने को मिला है। रोहिणी सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला हॉट स्पॉट रहा, जहां इसका AQI 70 दर्ज किया गया। तो वहीं इस अभियान को गति देने के लिए पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने वन एवं वन्यजीव विभाग, पर्यावरण विभाग और DPCC के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जहां वृक्षारोपण की प्रगति, विभागीय समन्वय और प्रदूषण नियंत्रण पर चर्चा की गई। 1 जुलाई से शुरू हुए वन महोत्सव के दौरान अब तक स्कूलों, पार्कों, कॉलोनियों और जंगल क्षेत्रों में हजारों पौधे लगाए जा चुके हैं। ये बहुस्तरीय वृक्षारोपण अभियान न केवल शहर को हरा भरा बना रहा है, बल्कि समाज के सभी वर्गों को प्रदूषण के खिलाफ एकजुट भी कर रहा है। अधिक बारिश से सब्जियों की फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। अधिक वर्षा के कारण मिट्टी में नमी बहुत बढ़ जाती है और पत्तियों में कीट और फफूंद जनित रोग की संभावना बढ़ जाती है। सब्जियों की पत्तियां फट जाती हैं और पौधे व लताएं नष्ट हो जाती हैं और ऐसे में किसानों को सब्जी की फसलों को बचाने के लिए कृषि विशेषज्ञ कुछ जरूरी उपाय की सलाह देते हैं। देश के कई इलाकों में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश से जहां धान और गन्ने की फसल उगाने वाले किसानों को राहत मिली है, तो वहीं सब्जियों की फसलों को इससे नुकसान पहुंच रहा है। बारिश के मौसम में अधिक पानी के कारण सब्जियों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। बरसात के मौसम में परवल, भिंडी, नेनुआ, बैंगन, करेला, लोबिया, टमाटर आदि सब्जियों पर घातक रोगों का खतरा तेजी से बढ़ जाता है, जिससे किसानों को भारी नुकसान होता है। बारिश के कारण मिट्टी में नमी बहुत बढ़ जाती है, जिससे 50 से 70% फसल खराब हो जाती है। साथ ही ज्यादातर पत्तियों में कीट और फफूंद जनित रोगों की संभावना बढ़ जाती है। भारी बारिश के कारण सब्जियों की पत्तियां फट जाती हैं और पौधे और लताएं नष्ट हो जाती हैं। वर्षा ऋतु में पत्ती सड़न रोग का प्रकोप अधिक देखा जाता है। इससे पत्तियों पर गहरे भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। बारिश के कारण सब्जियों में तना सड़न रोग भी लग जाता है। इससे बेलों के आधार सड़ जाते हैं और पौधे मुरझाकर मर जाते हैं। बारिश से बेलों और पौधों के तनों पर गहरे घाव हो जाते हैं, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। वो बारिश पड़ने से ये पानी भर गया, पानी भरने से सूख गया है, जल रहा है। धूप निकलती है, धूप से जलने लगता है, इस वजह से ये खराब हो गया। ये कुछ नहीं होगा, अब तो खत्म होगा, ये सफाई होगी, साफ करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, सफाई होगी इसकी। अब क्या है वो? कीड़े सूंडी होती है और मच्छर भी होता है, सफ़ेद और ग्रीन मच्छर होता है, तो उससे मच्छर लगता है तो उससे फसल जलने लगती है, सूखने लगती है। अपना जो उसका जो रस होता है चूसता है तो उससे खराब होती है फसल। कृषि विशेषज्ञ बताते हैं कि ऐसे में किसानों को सब्जी की फसलों को बचाने के लिए कुछ जरूरी उपाय करने चाहिए। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि अगर बारिश के बाद सब्जी की फसल में पानी जमा हो गया है तो जल निकासी की बेहतर व्यवस्था करें। खेत में पानी ज्यादा देर तक जमा न रहने दें। ज्यादा देर तक पानी जमा रहने से सब्जी के पौधों की जड़ों में फफूंद लग सकती हैं। फफूंद से बचाव के लिए सबसे पहले खेत से पानी निकालें। इसके बाद किसानों को 1 लीटर पानी में 2 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का घोल बनाकर सब्जी के पौधों की जड़ों में डालना चाहिए। बैंगन और भिंडी की फसल में फलों को नुकसान पहुंचाने वाले फल भेदक कीटों से बचाव के लिए प्रति एकड़ 10 फेरामोन ट्रैप लगाना चाहिए। वहीं सब्जी की फसलों में सफेद मक्खी, माहू जैसे रस चूसक कीटों के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL का 100 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करना चाहिए। टमाटर की फसल में पत्तियों और तनों पर भूरे या काले धब्बे या झुलसन के लक्षण दिखाई देने पर रिडोमिल MZ 72%, WP मेटालेक्सिल और मेनकोजेब का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। अगर किसान वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाएं और कृषि विशेषज्ञों की सलाह माने तो इन रोगों से फसलों को काफी हद तक बचाया जा सकता है। किसान समाचार के लिए शमीम अख्तर की रिपोर्ट। और मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम गंगई
पश्चिमी बंगाल और उसके आसपास के इलाकों में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है और अगले 3 से 4 दिनों के दौरान मध्य और उसके सटे पूर्वी भारत में भारी से बहुत भारी वर्षा जारी रहने की संभावना है। और इसके साथ ही मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत और पश्चिमी तट पर भारी से बहुत भारी वर्षा जारी रहने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र, असम और मेघालय में हल्की बारिश, गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर 13 जुलाई तक भारी बारिश की आशंका जताई गई है। विदर्भ और छत्तीसगढ़ में 10 जुलाई तक ऐसी स्थिति संभव है और गंगई, पश्चिमी बंगाल, झारखंड, ओडिशा में आज भारी बारिश हो सकती है। उत्तराखंड और पूर्वी राजस्थान में 13 जुलाई और जम्मू कश्मीर में 10 जुलाई तक कुछ स्थानों पर भारी बारिश की आशंका है। विभाग के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी अलग अलग स्थानों पर आकाश में बिजली चमकने की संभावना है। तटीय कर्नाटक, केरल, माहे में भारी बारिश तो वहीं तेलंगाना में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और कर्नाटक के भीतरी हिस्से में अलग अलग स्थानों पर मौसम के गर्म और आर्द्र रहने का अनुमान है और अगले 9 दिनों के दौरान कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। और किसान समाचार में आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। भारत वैश्विक बाजार में बासमती चावल का प्रमुख निर्यातक है। एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारत ने साल 2024 के दौरान बासमती चावल का कुल निर्यात 52,42,048 मीट्रिक टन किया है, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत $5,837 मिलियन है। वहीं गैर बासमती चावल के निर्यात की बात करें तो साल 2024 के दौरान भारत ने गैर बासमती चावल का निर्यात 1,11,16,000 मीट्रिक टन से ज्यादा किया है। फिलहाल मंडियों में धान की आवक सामान्य है। हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक 5 अगस्त को गुजरात की वीरम गांव मंडी में धान का भाव था 1,780 रुपए। 6 अगस्त को इसके भाव में 360 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 1,420 रुपए। केरल की पुलपल्ली मंडी में इस दौरान धान के सौदों में तेजी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 5 अगस्त को धान का भाव था 2,350 रुपए। 6 अगस्त को इसके सौदे 110 रुपए उछलकर 2,460 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में बीते मंगलवार सामान्य क्वालिटी की धान का भाव था 2,300 रुपए। बुधवार को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और धान 2,300 रुपए पर बनी रही। जबकि राज्य की लालगंज मंडी में 5 अगस्त को सामान्य का भाव था 2,400 रुपए। 6 अगस्त को इसके सौदों में 50 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 2,350 रुपए। बात धान की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की कुल पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश में कुल धान की उपज साल 2024-25 के दौरान 1,490,74,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो साल 2023-24 के दौरान 1,378,25,000 टन की तुलना में 112,49,000 टन की बढ़ोतरी को दर्शाता है। भारत की खाद्य अर्थव्यवस्था में गेहूं और गेहूं के आटे की भूमिका लगातार बढ़ रही है। भारत में गेहूं VL-832, WH-896, UP-2338, PBW-502 के अलावा कुछ खास किस्में उगाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और गुजरात ऐसे राज्य हैं जहां गेहूं की खेती सबसे ज्यादा होती है और पैदावार भी अच्छी मिलती है। वहीं पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक तीसरे अग्रिम अनुमान पर नजर डालें तो घरेलू स्तर पर भारत में साल 2023-24 के दौरान गेहूं की कुल पैदावार 356 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है। वही बात हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक 5 अगस्त को गुजरात की सावरकुंडला मंडी में गेहूं का भाव रहा 2,700 रुपए। 6 अगस्त को इसके भाव में 100 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 2,600 रुपए।
इसी तरह मध्य प्रदेश की विजयपुर मंडी में गेहूं के सौदे इस दौरान नरमी के साथ हुए। वहां 5 अगस्त को गेहूं का भाव था 2,500 रुपए। 6 अगस्त को इसके सौदे 20 रुपए लुढ़क कर 2,480 रुपए पर हुए। हालांकि राजस्थान की विजयनगर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान गेहूं के भाव स्थिर रहे और 5 और 6 अगस्त को गेहूं 2,560 रुपए पर बिका। गेहूं के निर्यात पर नजर डालें तो दुनिया में जितनी भी फसलों का व्यापार होता है उसमें सबसे ज्यादा व्यापार गेहूं का होता है। भारत की गेहूं की दुनिया भर में मांग लगातार बढ़ रही है। एबिडा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 में कुल गेहूं का निर्यात 1,88,000 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया है, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत $56.66 मिलियन है। और मंडी खबर के बाद अब बात कर लेते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। राजस्थान के दक्षिणी मैदानी और अरावली पर्वतीय इलाकों में किसान दलहन फसलों की बुवाई कर लें। यहाँ इस मौसम में टमाटर, बैंगन, मिर्च और फूल गोभी के नए पौधों का रोपण किया जा सकता है। राजस्थान में पूर्वी मैदानी इलाकों में किसान खीरा, लौकी, तुरई, करेला और खीरा की बुवाई पूरी कर लें। राजस्थान के पश्चिमी मैदानी इलाकों में किसान अरंडी की विभिन्न किस्मों की बुवाई कर सकते हैं। गुजरात के उत्तरी गुजरात के किसान अरंडी की बुवाई जारी रखें। गुजरात के मध्य इलाकों में किसान धान की बुवाई कर लें। यहाँ के उत्तरी सौराष्ट्र इलाकों में किसान अरहर और अरंडी की बुवाई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ मिर्च, टमाटर और बैंगन के नए पौधों का रोपण भी किया जा सकता है। वहीं दक्षिणी गुजरात के इलाकों में किसान कपास के खेतों में पानी जमा ना होने दें। मध्य प्रदेश के झाबुआ पहाड़ी इलाकों में किसान टमाटर, पत्ता गोभी, भिंडी, मिर्च, बैंगन और शिमला मिर्च की बुवाई कर लें। वहीं मध्य प्रदेश के गिर्द इलाकों के किसान धान की बुवाई कर लें। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पहाड़ी इलाकों में इस समय फूल गोभी, टमाटर, मिर्च और बैंगन के नए पौधों का रोपण किया जा सकता है। महाराष्ट्र के कोंकण में किसान रागी और धान की बुवाई कर सकते हैं। वहीं यहाँ के मध्य महाराष्ट्र में भी किसान धान और रागी की बुवाई जारी रखें। साथ ही यहाँ पर किसान धान के खेतों में जल स्तर 1 से 2 सेंटीमीटर तक बनाए रखें। महाराष्ट्र के पश्चिमी विदर्भ के किसान मिर्च, टमाटर और बैंगन की नर्सरी लगा सकते हैं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। कर देनी चाहिए। साथ ही बढ़ी हुई जड़ों में हल्की निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। गाजर की फसल पर मुख्य रूप से छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का प्रकोप होता है। इसकी रोकथाम के लिए नीम का काढ़ा पंप की मदद से 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। गाजर की फसलों में आर्द्र गलन रोग के कारण बीज के अंकुरित होते ही पौधे संक्रमित हो जाते हैं, जिससे तने का निचला भाग जो भूमि की सतह से लगा रहता है सड़ जाता है। फलस्वरूप पौधे वहीं से टूटकर गिर आते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर बीजोपचार कर ले। गाजर की जड़ों की खुदाई तभी करें जब वे पूरी तरह विकसित हो जाए।
खेत में खुदाई के समय पर्याप्त नमी रखें, साथ ही फसलों को सुखाकर उचित स्थान पर भंडारित करें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में मॉनसून सत्र के 14वें दिन आज भी लोकसभा में फिर विपक्ष ने हंगामा कर सदन की कार्रवाई को बाधित किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी सांसदों से प्रश्नकाल निर्बाध रूप से चलने देने का आग्रह किया। वहीं विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में आज फिर बिहार में चुनाव आयोग द्वारा किए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का विरोध किया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में CRPF का एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें CRPF के 2 कर्मियों की मौत हो गई और वहीं 12 अन्य घायल हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका खारिज कर दी है। कैश कार्ड में जस्टिस वर्मा सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। जस्टिस वर्मा ने कैश कार्ड में जांच प्रक्रिया को रोकने के लिए याचिका दाखिल की थी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एंटी गैंग स्क्वाड ने नकली लाइफ सेविंग दवाओं का कारोबार करने वाले एक बड़े अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है और इस ऑपरेशन में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें गैंग का सरगना राजेश मिश्रा भी शामिल है। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।